दोस्तों, जैसे ही कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला सामने आता है, चाहे वह युद्ध का क्षेत्र का हो, चाहे बीमारी का क्षेत्र का हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग का दोस्तों, तो हमें दोस्तों उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है ताकि दोस्तों क्या किया जाए, एक स्थान पर बैठकर उस पर विचार विमर्श किया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, और इस संगठन की स्थापना क्यों पड़ी, यूनाइटेड नेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, और इसकी स्थापना किन स्थितियों में हुई, और इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। और प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अभी तक तीसरे विश्व युद्ध से हम कैसे बचे हैं, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, वैसे ही दुनिया को यह पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, एक मंच का होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे मसले सामने हमारे आ जाते हैं जिन्हें मिलकर ही उसका समाधान निकालना जरूरी होता है। चाहे दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग ले लें, चाहे कोई युद्ध ले लें, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है। और लेकिन यह जो संगठन है इतना कारगर साबित नहीं होता है कि दूसरे विश्व युद्ध को रोक पाए। और दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध से भयानक दूसरा विश्व युद्ध था, इसमें न्यूक्लियर वार भी हुआ। इसमें प्रथम विश्व युद्ध से अधिक ज़्यादा लोग मारे गए थे और न्यूक्लियर का भी प्रयोग इसमें किया गया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को आपको पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पर फैटमैन और लिटिल बॉय नामक बम, परमाणु बम क्या किए गए थे, अमेरिका के द्वारा वहाँ पर छोड़े गए थे और बड़ी तबाही वहाँ पर आई थी। अब इससे दुनिया समझ गई थी कि अगर इसे हमें रोकना है तो एक सीरियस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करना हमें जरूर चाहिए। और यही दोस्तों ये लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। और जानेंगे इसकी स्थापना कैसे हुई। तो दोस्तों आपको बता दें कि अप्रैल और मई के माह में 1945 ईस्वी में क्या किया जाता है, लगभग 2 महीने तक इसकी स्थापना के लिए क्या किया जाता है, सम्मेलन किया जाता है और इस पर विचार विमर्श किया जाता है। और वह समय आ जाता है दोस्तों 26 जून 1945 का। उसी दिन क्या होता है दोस्तों, 50 देशों ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर, जिस पर सारे नियम कानून लिखे हुए थे, जो विचार थे संयुक्त राष्ट्र संघ के कानूनी रूप से, आधिकारिक रूप से, उस पर क्या किया जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है। और फिर उसके बाद 15 अक्टूबर को पोलैंड इसमें शामिल होता है, मतलब इस पर हस्ताक्षर करता है। अब दोस्तों आप यह कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मूल संस्थापक सदस्य देश थे वह 51 थे। क्वेश्चन आपका बन सकता है आज दोस्तों, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई है। वह दिन आता है दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 का दिन। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है और इसी दिन इसकी स्थापना की जाती है। और भारत दोस्तों इसमें 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को शामिल होता है, मतलब हस्ताक्षर करता है। और इसी दिन से क्या होता है, भारत भी इसका सदस्य बन जाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और आज कितना कारगर यह साबित हुआ है। तो बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों, यह एक बड़ी सबसे वैश्विक संस्था है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़े को लेकर यह जवाबदेही होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो दोस्तों। चाहे पीओके ले ले आप, चाहे अभी देखिए रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, उसने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ क्या किया है, अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है वहाँ के लोगों के उत्पीड़न की वजह से दोस्तों। मतलब यूक्रेन, यह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसने यह आरोप लगाया है कि पुतिन ने क्या किया है, यूक्रेन के लोगों के लिए बहुत तकलीफ किया है, उनके खिलाफ बहुत अत्याचार किया है। मतलब जहाँ वहाँ के जो लोग थे, लड़के थे, बच्चे थे, उनका मतलब जबरन उन्हें अपने देश में मिलाए हैं और कई लोगों को बेघर भी होना पड़ा है। तो उसके खिलाफ क्या किया गया, अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। मतलब यह हवाला देते हुए कि पुतिन ने ये कार्य किए हैं, इसलिए इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। और पुतिन अगर किसी भी देश में यात्रा करते हैं, अगर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं और जो इस कानून को मानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, अगर उस कंट्री में वह जाते हैं तो वहाँ पे पुतिन क्या होंगे दोस्तों, गिरफ्तार हो जाएंगे। भारत इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, तो पुतिन अगर भारत आते हैं तो नहीं होगा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, न कि यह जो एक्ट है इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। मतलब जो ये नियम बनाया गया इस चीज़ को भारत नहीं मानता है, समझिएगा ज़रा।
अब आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंग कौन कौन से थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से थे। तो दोस्तों बता दें, प्रथम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दूसरा है सुरक्षा परिषद, और तीसरा है आम सभा, और चौथा हमारा है दोस्तों सचिवालय, पांचवा है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, और छठवां हमारा है दोस्तों न्यायस्था परिषद। इसमें से जो प्रमुख अंग है दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इन्हीं के द्वारा मुख्य विश्व के जो निर्णय लिए जाते हैं और इन्हें ही सबसे ताकतवर माना जाता है। बता दें, सुरक्षा परिषद की सदस्यों की संख्या 15 होती है और इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और ये जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों, इन्हें वीटो प्राप्त रहता है। अगर कोई भी मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाता है या कोई प्रस्ताव लाया जाता है, तो अगर इन 5 देशों की सहमति अगर बनती है तभी उस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। नहीं तो अगर कोई भी देश वीटो का प्रयोग करेगा तो उस मसले को, उस प्रस्ताव को वहीं के वहीं रद्द कर दिया जाता है। और यह देश थे दोस्तों अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। और 10 अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल के बाद चुने जाते हैं और इस नियम को सभी देशों को मानना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं और दोस्तों इसमें आपको बताना चाहेंगे यह 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और यह जो न्यायाधीश होते हैं इन्हें चुनने की प्रक्रिया आम सभा और सुरक्षा परिषद के सदस्यों के द्वारा बहुमत प्राप्त करने के बाद इन्हें चुना जाता है। मतलब जब बहुमत से पारित हो जाता है यह, जिन्हें चुना जाता है न्यायाधीश, 15 न्यायाधीशों को, अगर आम सभा सुरक्षा परिषद जिसे चाहेगी बहुमत प्राप्त होगा कि हम इन्हीं सदस्यों को, इन्हीं कैंडिडेट के लोगों को हम न्यायाधीश चुनना चाहते हैं, तो वही 15 चुने जाते हैं और यह 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अब दोस्तों आते हैं इसके महासचिव के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, इसके प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली। और फिर उसके बाद वर्तमान में बात करें तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा होता है वह महासचिव का ही होता है। तो वर्तमान में बात करें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव की, तो वह एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो 1 जनवरी 2017 को पदभार संभालते हैं। और यह पुर्तगाल के 1995 से लेकर 2005 ईस्वी तक प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इन्हें अनुभव भी है। तो अभी ये एंटोनियो गुटेरेस क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यभार संभाल रहे हैं और महासचिव भी हैं। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर अब तो शीत युद्ध चल रहा था उस वक्त, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने के बाद भी क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। लेकिन दोस्तों इसी की देन थी कि आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बची हुई है। और आपको बताना चाहेंगे कि आज तीसरा विश्व युद्ध न होने का कारण इसी संगठन का है। कोई भी संगठन दोस्तों 100% कारगर साबित नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ समस्याएं जो हैं उन्हें कम तो कर ही सकता है। ऐसा नहीं है कि यह 100% तक कारगर साबित हुआ है, लेकिन आज न्यूक्लियर वार होने से बचा है पूरे विश्व में। तो जाहिर सी बात है, इतने लगभग पूरे विश्व में 15,000 तक सोच लीजिए एटम बम है, न्यूक्लियर बम है। अगर उनका प्रयोग किया जाए तो भारत या किसी विश्व को भी कई बार तहस नहस किया जा सकता है, बेकार किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है। सोचिए, तो यही संगठन हमें लगता है कुछ न कुछ तो कारगर साबित हुई है। चाहे पीओके की बात करें, चाहे चीन की बात करें, चाहे कोई भी ऐसा विश्व में मसला आता है तो यह वहाँ पे हस्तक्षेप करती है। और सुरक्षा परिषद का हमने बताया, सुरक्षा परिषद का भी सबसे महत्वपूर्ण इस कार्य भूमिका निभाती है यह, क्योंकि दोस्तों आज अगर कोई भी अगर मसला किसी देश में ही अगर किसी एक तबके के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास अधिकार होता है कि वहाँ की जनता के बारे में वो सोचे, उनके खिलाफ क्यों उत्पीड़न किया जा रहा है उसके बारे में सवाल करे उस सरकार से। अगर मान लीजिए भारत में ही ऐसा कुछ होता है कि एक तबके के साथ उन्हें दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके खिलाफ गलत साजिश की जा रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चाहे या सुरक्षा परिषद चाहे तो वहाँ पर इसके खिलाफ वारंट जारी कर जांच कर सकती है और कुछ सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। क्योंकि भारत उसका सदस्य है तो उनके रूल्स नियम तो भारत को मानने ही पड़ेंगे। अभी देखिए रूस और भारत के बीच जो संबंध है बहुत अच्छे हैं, लेकिन आगे क्या होता है देखिए, क्योंकि उधर के यूरोपीय देश अमेरिका सब एक हैं, तो भारत को भी एक निर्णय लेना पड़ेगा कि यूक्रेन के साथ है भारत कि रूस के साथ है। तो यही था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा, और अभी तक कुल 9-10 महासचिव रह चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। और अभी तक तो हमें लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ है। और
इसके तो मैंने 6 अंग बताए हैं दोस्तों आपको, लेकिन इसमें भी कई कई संगठन हैं छोटे छोटे, जैसे WHO, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऐसे कहकर इसमें भी कई मंच है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ सब काम कर रहे हैं, इनमें भी कई कई महासचिव हैं, हर संगठन के अध्यक्ष हैं, उनको कार्यभार दिया गया है कि आप इस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, आपको इसको संभालना है। WTO, यूनेस्को, सारी चीज़ें इसी में आती हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर ही दोस्तों। तो यही था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास और कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है, और अब संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में, प्रक्रियाओं में, नियम कानून में बदलाव करने की मांग चल रही है। और भारत भी कह रहा है कि हमें भी वीटो पावर दिया जाए और हमें भी स्थायी सदस्य बनाया जाए। बहुत से देश हैं, अफ्रीका के भी देश सोच रहे हैं कि हम भी इतने बड़े कंट्री में हैं, तो एक महाद्वीप के तौर पे हैं, तो हमें भी वीटो पावर स्थायी सदस्य बनाया जाए। और जाहिर सी बात है, समय के साथ बदलाव होता है तो संगठन में भी बदलाव करना लाजमी बनता है दोस्तों। और भारत भी यही कर रहा है, चीन की तरह हमें भी वीटो पावर दिया जाए। और भारत जिस तरीके से विकास कर रहा है दोस्तों आर्थिक तौर पे, तो हमें भी लगता है कि भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन यह संभव हमें नहीं लग रहा है। लेकिन भगवान करे कि आगे चलकर भारत को यह उपलब्धि हासिल हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और शेयर करना भी ना भूलिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही डेली वीडियो लाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।